सभी लोग हैरानी से कयाल को देख रहे थे। आपको जरा भी अक्ल है? आप पुलिस वाले हैं ना? फिर भी आपको अभी के बारे में पता था तो उस आदमी को अंदर आने क्यों दिया? उसे देखते ही बाहर भगा देना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, आप तो बस खड़े देखते रहे। अब देखो, वो आदमी होश में आकर लौट आया और अभी जो इतनी खुश थी, अब एक ही पल में उनकी सारी खुशियाँ गायब हो गई। देखो वो कितनी डर गई और बेहोश पड़ी है। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। कल गुस्से में राजा को लगातार डांटती जा रही थी, लेकिन राजा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, बिना कोई जवाब दिए। बाकी सभी लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आदि को समझ आ गया कि उसकी प्रेयसी की इस हालत का जिम्मेदार वही नया आदमी है। उसी वक्त डॉक्टर घर के अंदर आए। सभी लोग अब अभी का हाल जानने के लिए उनके पास चले गए। डॉक्टर ने अभी की जांच की और बोले, अचानक हुए सदमे की वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद होश आ जाएगा, लेकिन किसी को इसे परेशान नहीं करना है। आप सब बाहर चले जाइए। आदि को अब जाकर चैन मिला, हालांकि उसका दिल अभी के पास ही रहने को तड़प रहा था, लेकिन वह समझना चाहता था कि आखिर अभी की ये हालत क्यों हुई, वो इतनी घबराई हुई क्यों थी। इन सवालों का जवाब पाने के लिए वह खुद को अभी से दूर कर बाहर चला गया। हॉल में गहरी चुप्पी छाई थी। कयाल गुस्से से तेज सांसें ले रही थी और राजा और उसके माता पिता पर बरस रही थी। बोलो राजा, कौन है वो आदमी? अभी से इसका क्या रिश्ता है और अभी इतने सदमे में क्यों चली गई? राजा कुछ कहता इससे पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी, वो मेरा छोटा भाई कैलाशम है, यहाँ फंक्शन के लिए आया था। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे देखते ही अभी की ये हालत हो जाएगी। डॉक्टर ने भी कहा है ना कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे छोड़ दो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने गुस्से में उसे टोका, लेकिन अभी पहले कभी किसी को देखकर इस तरह नहीं गिरी ना। यहाँ इतने सारे लोग आए, फिर भी वो हंसते हुए सबसे ठीक से बातें कर रही थी। फिर तुम्हारे भाई को देखते ही वो बेहोश क्यों हो गई? उसी सवाल में इतना गुस्सा और आक्रोश था कि सामने वाला व्यक्ति घबरा गया। दरअसल जब अभी बहुत छोटी थी तब हमारे घर से कुछ चीज़ें चोरी हो गई थी। उस समय मेरे भाई को गुस्सा आ गया और उसने उसे सुधारने के लिए मार दिया था। तभी से वो उसे देखकर डर जाती है। शायद इसी बात का सोचकर वो बेहोश हो गई होंगी। लेकिन घर में मौजूद किसी को भी उसकी इस सफाई पर यकीन नहीं हुआ। अक्षय ने शक भरी नज़रों से अनु को देखा। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता अक्षय, लेकिन हाँ, जब अभी ऊटी में पढ़ रही थी तो वो अक्सर छुट्टियों में हमारे घर आया करती थी। मेरा भाई और वो हमेशा बातें करते रहते थे। फिर एक दिन अचानक वो घर से गायब हो गई। जब माँ से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मामा ने उसे मारा था, इसलिए गुस्से में ऊटी वापस चली गई। उसके बाद उसने कभी भी घर आने के लिए छुट्टी नहीं ली। मैं भी इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके बाद भाई ने माँ, पापा और मामा से बहुत झगड़ा किया। माँ पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बार बार जाकर उनसे मिलने लगा। इसी वजह से घर में कई बार झगड़े हुए। अब सबकी नज़रें राजा की तरफ चली गई। मुझे भी मामा ने यही कहानी सुनाई थी, लेकिन मुझे इस पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। वैसे तो मेरे और अभी के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उसके जाने के बावजूद मुझे उसकी कमी महसूस हुई। तब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की। उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में था, तो छुट्टी में ऊटी जाकर अभी से मिलने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे इतनी नफरत से देखा कि मैं डर गया। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में बस नफरत, डर था। तभी से मैं बार बार उससे बात करने की कोशिश करने लगा। हर छुट्टी में मैं उसके साथ रहता था। फिर धीरे धीरे उसने मुझे बड़े भाई की तरह अपनाना शुरू कर दिया और मुझसे बातें करने लगी। लेकिन इस मामले में वो बहुत जिद्दी और गुस्से वाली हो गई थी। अगर गलती से भी मैं उस आदमी का नाम ले लेता या उस दिन का क्या हुआ पूछता तो वो डरकर रोने लगती थी, और अगर रोने लगती तो उसे तेज बुखार भी आ जाता। इसलिए कुछ दिन तक मैंने कोशिश की, लेकिन फिर पूछना ही छोड़ दिया। लेकिन अब जो ये लोग कह रहे हैं वो सही नहीं लग रहा।
अब सबको समझ आ गया था कि अभी के साथ कुछ तो हुआ था और उसने वो शब्द किसी को नहीं बताई थी। लक्ष्मी और काशी को भी शायद इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही इस विषय पर चर्चा शुरू हुई, कयाल चुपचाप अभी के कमरे में चली गई। उसे पता था कि अगला सवाल उसी से पूछा जाएगा, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे वो सीधे अभी के कमरे में चली गई। अब इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर अभी को कुछ बताना होगा तो वो खुद बताएगी, बस उसे सीधे पूछ लो और उसके डर को दूर कर दो। तभी अभी को होश आ गया और सभी लोग प्यार से उनसे बातें करके चले गए। आदि कमरे में गया और अपनी प्रेयसी को देखा। उसकी आंखों में एक उलझन और डर था। यह देखकर आदि का दिल टूट गया। जो आंखें हमेशा उसे देखकर हंसती थी, आज उनमें सिर्फ डर था। वो धीरे से उनके पास गया और उनके सर पर हाथ फेरा। क्यों इतनी डरी हुई हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जब तक मैं हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। प्लीज़ इस तरह डर कर मत देखो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यह बहुत दर्द हो रहा है। उसने अपने हाथ अपने दिल पर रखा। अब तक चुप बैठी अभी फूट फूट कर रोने लगी। आदि ने उसे प्यार से शांत कराया। चूँकि यह उसका कमरा नहीं था, इसलिए उसने अभी को गोद में उठाया और अपने कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। फिर वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगा। कुछ भी मत सोचो, बस आराम से सो जाओ। मैं यहीं हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर आदि उसकी आंखों में देखने लगा। अभी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं हो रहा कि वो आदमी कौन है, मेरे साथ क्या हुआ है? आदि हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच कहूँ तो मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है अभी। मैं तुमसे कुछ पूछ लूँ और अगर तुम किसी ऐसी बात को फिर से याद कर लो जिसे तुम भुलाने की कोशिश कर रही हो और फिर इसी तरह टूटकर बिस्तर पर पड़ी रहो, तो वो मैं नहीं देख सकता। उनके शब्द ने अभी को झकझोर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे आदि को कसकर गले लगा लिया। इसके बाद उसने बताया कि वो आदमी कौन था। जैसे ही आदि ने सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर बैठा रहा। अगर वो आदमी अभी आदि के हाथ लग जाता तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आदि के कंधे पर सिर रखकर अभी धीरे धीरे बोलने लगी, तुम्हें तो पता ही है ना आदि, उस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। माँ पापा तो मुझसे नफरत करते हैं, ये तो मुझे बचपन से ही पता था, लेकिन भैया और दीदी भी मुझसे बात तक नहीं करते। जब उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, तब से उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। जब बाकी लड़कियाँ अपने माता पिता से बात करती थी तो मुझे भी बहुत इच्छा होती थी कि कोई मुझसे भी पूछे। हमारे हॉस्टल की सारी लड़कियाँ छुट्टी में अपने घर जाती थी, लेकिन मुझे भी कोई लेने नहीं आता था। हर बार वार्डन ही मुझे घर छोड़कर चली जाती थी। माँ पापा ने साफ कह दिया था कि मैं छुट्टियों में घर पर ही रहूं, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसकी धमकी के कारण ही मुझे घर में ही रहने की इजाज़त मिली थी, लेकिन वहाँ भी मुझे एक कमरा तक नहीं दिया गया। हॉल में ही सोना पड़ता था। बचपन में बहुत डांट पड़ती थी, कभी कभी तो मार भी पड़ती थी। मैं कुछ भी कर लूँ, उन्हें मैं पसंद नहीं थी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही थी। फिर अचानक एक दिन वो आया। तब मैं 8वीं में थी। छुट्टियों में घर आई तो पहली बार उसे देखा। तब मुझे बताया गया कि वो मेरी माँ का भाई है, लेकिन वो भी मुझे कहीं ले जाने नहीं देते थे, इसलिए मैं उसे जानती भी नहीं थी। उस दिन भैया घर पर नहीं थे क्योंकि वो 12वीं में था और पढ़ाई के लिए अपने टीचर के घर पर ठहरा हुआ था। हमेशा की तरह मैं हॉल में सो रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई भारी चीज़ गिर रही है। मैं डरकर उठ गई। तभी वहाँ कैलाश खड़ा था। ए तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं पापा की बच्ची, मैं तो तेरा मामा हूँ। मेरे पास आ। यहाँ जो हो रहा है वो किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं कहूँगा। और देख, कल तुझे नए कपड़े और चॉकलेट दूँगा। कहते हुए वो अभी के पास आया और अपनी उंगलियों से उसके शरीर को छूने लगा। अभी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, उसे सब समझ आता था। उसने स्कूल में उसे इन चीज़ों के बारे में सिखाया गया था, इसलिए उसकी हरकत से वो डर गई।
उसने उसे धक्का दिया और अपने शरीर को पोंछने लगी। उसके छूने से अभी को घिन आ रही थी। वह फिर से अभी के पास आया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो अभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेल दिया। वह नशे में था, इसलिए धक्का खाते ही लड़खड़ाकर गिर गया। गुस्से में उठते ही उसने अभी के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अभी दर्द से चीख उठी। उसकी चीख को दबाने के लिए उसने अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। क्या रे, छोटी लड़की समझ के ज़्यादा नाटक दिखा रही, मुझे धक्का दे रही कहते हुए उसने अभी के बालों को पकड़कर जोर से खींचा। अभी ने हिम्मत जुटाकर उसके हाथ को जोर से काट लिया और दौड़कर अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। जब उसने देखा कि अभी दरवाज़ा पीट रही है तो वो वहाँ से भाग गया, लेकिन डर के मारे अभी दरवाज़ा पीटती ही रही। काफ़ी देर बाद परमेश्वरी ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ होगा यह उसकी हालत देखकर ही समझ आ रहा था। अभी दौड़कर परमेश्वरी से लिपटकर रोने लगी, लेकिन बिना कुछ पूछे उसने अभी को धक्का दिया और गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, मानो उसकी इज्जत खराब करने का गुस्सा अभी पर ही निकाल रही हो। अपनी माँ से दिलासा पाने की उम्मीद में खड़ी अभी को तब झटका लगा, तब उसकी माँ ने उसे ही मार दिया। अब रात में दरवाज़ा पीटने और रोने का क्या मतलब है, उसकी माँ ने गुस्से में पूछा। डरी हुई अभी ने पूरी सच्चाई बता दी, इस उम्मीद में कि माँ उसे सहारा देंगी, लेकिन वह औरत, उसने तो अभी को ही उल्टा मारना शुरू कर दिया। क्या ड्रामा कर रही है तू? छी, तुझे शर्म नहीं आती? तू तो बड़ी रत्ती कामुक निकली। मेरा भाई तेरे साथ गलत कर सकता है क्या? अरे उसी घर में मेरी बेटी अनु भी तो रहती है। इतने सालों से मेरा भाई यहाँ है, लेकिन उसने अनु के साथ कभी कुछ नहीं किया, तो फिर तेरे साथ ऐसा ही क्यों करेगा? सच बता, गलती उसने की या तूने उसे बहकाया? कौन जाने, तूने ही कोई गंदी हरकत की होगी। तेरा जन्म ही मनहूस है। जब मैं खुश होती हूँ तभी तू कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। फिर भी ना जाने क्या क्या बुरा भला कहती रही। ये सुनते ही अभी अंदर से टूट गया। उसकी माँ जानती थी कि उसका भाई कैसा आदमी है, फिर भी उसने अपनी बेटी को ही दोषी ठहरा दिया। अभी को दर्द देने में उसकी माँ को एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी। आदि की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसके हाथ गुस्से में भीज गए। अभी जो आदि के कंधे पर सर टिकाए थी, धीरे से बोली, उस दिन मैंने फैसला कर लिया था आदि, मुझे ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं। लेकिन रात को घर से निकलने में भी डर लग रहा था और वहीं रुकने में भी। पूरी रात जागती रही, डर के मारे आंख तक नहीं लगी। फिर सुबह बिना नहाए पुराने कपड़े पहनकर मैंने अपना बैग उठाया और ऊटी के लिए निकल गई। अकेले सफ़र करने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन वहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ऊटी पहुँचने तक एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी थी। पूरी रात जागती रही। ये बात सिर्फ मेरे वार्डन कायल को ही पता थी। मैंने वहाँ के हर इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन अचानक भैया ऊँटी मुझसे मिलने आए, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा उस रात की सारी बातें याद आ गई और मैं उनसे बात तक नहीं कर पाई। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे भी बचने लगी। मैंने भी सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएंगी। फिर अनु की शादी की बात आई। उस शादी के लिए मुझे भी वहाँ जाना पड़ा। पापा मम्मी ने कहा कि अगर मैं नहीं गई तो परिवार की इज्जत पर आँच आएंगी। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे राज़ी कर लिया। बिल्कुल बिना मन के मैं वहाँ गई। फिर हमारी शादी हो गई, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, पर जो भी अच्छा मेरे साथ हुआ वो हमारी शादी ही थी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, लेकिन इस शादी ने मुझे एक ऐसा आदमी दिया जो मुझसे प्यार करता है, एक ऐसा परिवार जो मुझे अपनाता है। कई सालों बाद मैंने उसे फिर देखा और जैसे ही देखा पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं सहम गई। अभी की आंखों में आंसू आ गया और वह धीरे से आदि की ओर मुड़ी। आदि भी बस उसे ही देख रहा था। मैंने तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बता दी आदि, क्या तुम भी सबकी तरह मुझे गलत समझते हो? आदि ने भौहें उठाकर पूछा। कैसे? यही कि शायद गलती मेरी ही थी, लेकिन सच्ची मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझ पर भरोसा करो, मैं कोई गिरी हुई लड़की नहीं हूँ।
उसने पहले ही अभी अपनी बात पूरी कर पाती, आदि ने अचानक उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। वह कोई आम किस नहीं था, उसमें आदि का सारा गुस्सा था उस इंसान के लिए जिसने अभी पर हाथ उठाया था। उसमें आदि की नाराजगी थी इस बात पर कि अभी को अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस हुई। उसमें आदि की तरफ थी इस एहसास से कि अभी ने कितना कुछ सहा। अभी भी समझ गई, वह इस दर्द को सहकर भी राहत महसूस कर रही थी। अब बताओ उस कैलाश का क्या किया जाए। खैर अब आगे समझदार ही होगा, कोई दुख नहीं, बस मस्ती। राजा बगीचे में किसी से गहरी बातचीत कर रहा था, तभी कयाल उसके लिए कॉफी लेकर आई। उसे देखते ही राजा ने तुरंत अपना फोन कट कर दिया और कयाल से कॉफी ले ली। लेकिन कयाल वापस जाने के बजाय वहीं खड़ी रही और राजा को एकटक देखने लगी। राजा ने भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? कयाल ने अपनी चोट दिखाते हुए धीरे से कहा, सॉरी। कयाल ने सफाई दी, सॉरी अभी तब मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, इसलिए गुस्से में कर बैठी, बस एक इमोशन में बह गई थी, सॉरी। राजा हल्के से मुस्कुराया, कोई बात नहीं। कहते हैं कि गुस्सा वही आता है जहाँ हक होता है, तो क्या इसका मतलब कि यहाँ कोई हक है? उसने आंखें मारते हुए कहा। कयाल ने सर झुका लिया। राजा ने आगे कहा, अभी पर मेरा पूरा हक है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। कयाल धीरे से बोली, मुझे लगा कि मुझ पर सिर्फ मेरा हक है, क्या ऐसा नहीं है? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बड़ा भाई जैसा दोस्त हूँ? कयाल हैरान होकर राजा को देखने लगी। कुछ और नहीं, बताने से ही पता चलेगा। क्यों? अगर ना बताऊं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं कोई जादूगर हूँ जो जादू से आपके दिल की बात जान लूँ? हाँ, तुम सच में जादूगरनी हो। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी जादू में बंध गया हूँ। तो इसका मतलब तुम जादूगरनी ही हो, है ना? दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे से उलझ गई। फिर कयाल ने नजरें हटा ली। वाह पुलिस वाले साहब, अच्छी बातें करना सीख रहे हैं, कयाल ने हंसते हुए कहा और भागती हुई घर के अंदर चली गई। राजा भी हल्की मुस्कान के साथ अपने काम में लग गया। दूर खड़ी अदिति यह सब देख रही थी। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इधर आदि के कमरे में आदि की बाहों में समाई अभी शांति महसूस कर रही थी। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। वह आदि के सीने पर सर रखकर उसकी शर्ट के बटन से खेल रही थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। दया, तुम्हें यह शर्ट कैसे मिली? यह तो मेरी अलमारी में थी, फिर तुमने इसे कैसे ले लिया? उसने अपना सर उठाकर पूछा। आदि मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पापा ने ही बताया था कि तुम्हारे लिए यह शर्ट खास है और तुम इसे मुझे देना चाहती थी, लेकिन कभी दी नहीं, तो मैंने सोचा खुद ले लूं। अभी चौंकी, तुमने मेरी अलमारी से यह निकाली? आदि ने सर हिलाया। हाँ, पहले अपनी अलमारी में ढूंढा, नहीं मिली तो फिर तुम्हारी अलमारी में देखा और वहाँ से निकाल ली। मैंने यह शर्ट तुम्हारे लिए खरीदी थी, लगभग 2-3 हफ्ते हो गए, फिर मैंने तुम्हें नहीं दी। अभी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म झलक रही थी। जब इसे खरीद रही थी तभी लगा कि यह तुम पर बहुत सुंदर लगेगी, इसलिए ले लिया, लेकिन सच में सोचा तुमने कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने और वैसे भी तुम जो भी पहनते हो सब बहुत महंगे होते हैं। ये सिर्फ 1500 का था। अगर तुम्हें देती और तुम मना कर देते या नहीं पहनते तो मुझे बुरा लगता, इसलिए इसे तुम्हें देने के बजाय मैंने खुद ही रख लिया। लेकिन आज तुम इसे पहनोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें इसमें देखकर इतनी खुशी हुई और तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हो। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामते हुए कहा। आदि मुस्कुराया और बोला, तुमने पहली बार मुझे कुछ खरीद कर दिया है, वो भी अपनी कमाई से, तो मैं इसे पसंद ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी चीज़ की कीमत पैसे से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि कौन हमें वो चीज़ दे रहा है। इसलिए मेरे लिए सारे महंगे कपड़ों से ज़्यादा कीमती ये शर्ट है। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, अब मेरी बारी, आंखें बंद करो। वो अंदर चला गया और अभी उसकी बात मानकर चुपचाप आंखें मूंद कर बैठ गई। कुछ देर बाद वह उसके पास आकर बैठा और बोला, अब आंखें खोलो।
उसने एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ में दी। अभी ने उत्सुकता से उसे खोला और अंदर रखी चीज देखकर खुशी से उछल पड़ी। अरे दया, ये तुमने कैसे खरीदा? ये तो नामुमकिन है। जब इसे पहली बार देखा था तभी इसे खरीदने की इच्छा हुई थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तभी सोचा कुछ पैसे जोड़कर बाद में ले लूँगी, पर यह कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ये गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच, उसने खुशी से कहा और आवेश में आकर उसके होठों को हल्के से चूम लिया, सिर्फ यह एक पल के लिए। पर उस एक पल ने आदि को अंदर तक हिला दिया। पहली बार उसका पहला किस, वह भी उसके होठों पर। आदि के भीतर हलचल मचा गई। उसका मन और भी चाहता था, लेकिन जब वह अभी के करीब बढ़ा तो उसने हल्के से पीछे धकेला और अपना उपहार चांदी की पायल को पहनने लगी। लोग कहते हुए उसने खुद की पायल उठाकर उसके पैरों में पहना दी। अभी ने झुककर उसे ध्यान से देखा और खुश होकर कहा, बहुत सुंदर है आदि। फिर वह नीचे उतरकर चलने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी जिसने आदि को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतनी देर तक लेटे रहने की वजह से उसकी साड़ी हल्की सी अस्त व्यस्त हो गई थी, जिससे कुछ हिस्से उसके नज़रों के सामने आ गए। आदि की नज़रें उस पर टिक गई। उसकी चाल, उसका अंदाज, सब कुछ उसे और आकर्षित करने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और तेजी से उसके करीब आकर उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। उसकी बाहों में कसकर भींचकर उसे जवाब भी दे दिया। मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा, जब तक दोनों की सांसें नहीं टूटने लगी। तभी अभी ने उसे हल्के से 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, हर बार यही करते रहते हो। उसने झटके से उसकी बाहों से खुद को छुड़ाया और गुस्से में कहा, अब से तुम्हारे सामने साड़ी पहनना ही बंद कर दूंगी, और कपड़े बदलने चली गई। उसके जाते ही आदि के चेहरे की पूरी रंगत बदल गई। अब वहाँ रोमांस की जगह गुस्सा था। उसने किसी को फ़ोन मिलाया और गंभीर आवाज़ में बात करने लगा। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि जिससे भी वह कॉल कर रहा है उसके लिए कोई बड़ी सज़ा तय कर चुकी है। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए, जहाँ परिवार के बाकी सदस्य बातें कर रहे थे। परमेश्वरी और काशी पहले ही जा चुके थे। अभी किसी से डरने वाली नहीं थी, न किसी से झूठी इज्जत की उम्मीद रखती थी, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए वो खुद आगे चलकर आई थी। ठीक है दामाद जी, अब हम निकलते हैं। अरे नहीं, इतनी जल्दी क्यों? अभी 2 दिन और रुक जाइए। नहीं दामाद जी, अब हमें चलना होगा। पापा रुक जाइए प्लीज़, आपको जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, कयाल ने कहा। ऐसा क्या किया हमने जो हमें जिम्मेदारी समझा रही हो? तो फिर आपकी बेटी की शादी हो गई और आप उसके लिए दावत देने का ख्याल तक नहीं आया। अरे हाँ, तो फिर आज ही दावत रख लेते हैं। अरे नहीं पापा, आज शुक्रवार है, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, तो फिर वेज खाना बना लेते हैं। नहीं नहीं, भला कोई दावत में वेजिटेरियन खाना रखता है? आप यहीं रुक जाइए, कल बिरयानी बनाएंगे, और पापा आप मटन सुक्का भी बनाएंगे। ओके, दावत उसके लिए है, ये तुम्हारे लिए, जो तुम्हें पसंद है वही पूछ रही हो। मुझे तो बस सादा खाना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ रुकना यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, कयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अभी अब सामान्य लग रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। यह देखकर बेगम ने कहा, तुमने जो कहा मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगी वो तुम्हें और अभी को भी करना होगा। बेगम की यह बात सुनकर अभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और आदि दिलचस्पी से उसे देखने लगा। माँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरी बच्ची, अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो कल तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना देंगे। तुम्हें अकेले नहीं नाचना होगा, कयाल भी तुम्हारे साथ नाचेगी। कयाल को भी यह बात पसंद नहीं आई। अब तक वो दोनों कभी अकेले नाची नहीं थी। अगर नाची भी थी तो सिर्फ सलीम के घर में। इतने सारे लोगों के सामने नाचने में उन्हें संकोच हो रहा था। कयाल ने मना करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बेगम ने अभी की ओर देखकर आंख से इशारा किया। कयाल ने उसे समझ लिया और बोली, माँ कह रही है तो चलो डांस कर लेते हैं। लेकिन उस सबके सामने कैसे डांस करे, मुझे शर्म आ रही है। अरे यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के सामने नाचने में क्या दिक्कत है? अभी ने झिझकते हुए चारों तरफ देखा। सभी की आंखों में हल्की हल्की उम्मीद थी। उसे समझ आ गया कि वो भी चाहते थे कि वह नाचे,
उसे सहारा चाहिए था, इसलिए उसने आदि की ओर देखा। आदि तो खुद यह देखने के लिए बेताब था कि वह कैसे डांस करेंगी। उसकी आंखों में यह उत्सुकता साफ झलक रही थी। यह देखकर अभी शर्मा गई और नजरें फेर ली। कयाल ने यह सब देख लिया। वह सीधे आदि के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, जीजा जी, आपको अभी का डांस देखना है या नहीं? आदि ने तुरंत समझते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा हूँ। देखा, जीजा जी भी देखना चाहते हैं, तो अब क्या तुम उसके लिए डांस करोगी या नहीं? छोड़ो, ये सब मुझसे नहीं होगा, अभी ने शर्म से कहा। जीजा जी देखो ना, ये आकर नाच नहीं रही। ठीक है, मैं आपको इसका डांस का वीडियो दिखाती हूँ। कयाल ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, कौन सा वीडियो? जब तुम शादी में आने से पहले तुम और मैं एक साथ डांस कर रहे थे, वही वीडियो। अरे नहीं, वो वीडियो मत दिखाना, अभी ने घबरा कर कहा। तो फिर ठीक है, डांस करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं, ठीक है, चलो तो डांस कर लेते हैं, अभी ने हंसते हुए कहा और कयाल का हाथ पकड़कर उसे मंच की ओर ले गई। अभी ने अपनी चुन्नी को कमर में लपेटते हुए और दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। चांदनी रात में हवा की हल्की हल्की सरसराहट के बीच उनकी अदाएं और उनकी लयबद्ध हरकतें किसी पेशेवर डांसर से कम नहीं लग रही थी। दोनों का तालमेल इतना जबरदस्त था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। आदि की नज़रें अभी पर टिकी थी। उसे लगा था कि वो सामान्य डांस करेंगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस किसी प्रोफेशनल से कम नहीं थी। सबकी आंखें उसकी ओर थी और इस बीच बेगम ने आगे बढ़कर उसके साथ मिलकर बेगम भी नाचने लगी और यह नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। तीनों लंबे समय तक नाच रहे थे। फिर कयाल और अभी ने वहाँ मौजूद सभी महिलाओं को भी डांस में शामिल कर लिया। धीरे धीरे सभी महिलाएं अपनी खुशी में झूमने लगी और पुरुष दूर खड़े होकर अपनी जोड़ीदारों को नाचते हुए देखने लगे। पूरा माहौल हंसी और उल्लास से भर गया। आदि ने जब अभी के चेहरे की खुशी देखी तो उसका दिल भी संतोष से भर गया। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, पुरुषों ने जोरदार तालियां बजाईं और महिलाओं को हल्की शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसके पति और भाई उनकी तारीफ कर रहे थे, जिससे उनके गाल लाल हो गए। अरे वाह भाभी, आप तो कमाल का डांस करती हैं। हमें तो पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी डांसर हैं, किसी ने मजाकिया अंदाज में कहा। और आप दोनों ने तो बिल्कुल एक जैसी स्टेप की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी डांस परफॉर्मेंस हो। क्या आप लोग डांस के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हंसते हुए बोली। बस शौक के लिए डांस कर लेते हैं और जब सलीम अंकल के घर जाते हैं तो वहाँ भी नाचते हैं। माँ भी हमारे साथ डांस करती है, इसलिए शायद हमारी परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी लगी। ओह, तो आपकी माँ भी इतनी अच्छी डांसर है। जब आप तीनों साथ नाच रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ और उनकी दो बेटियां डांस कर रही हों, लेकिन अंत में आपने हम सबको भी नाचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आपको पता है, हमने पहले कभी इस तरह की डांस नहीं किया था। यह सब आपके आने के बाद ही हो रहा है। तभी किसी ने हंसते हुए पूछा, लेकिन अभी तुमने सिर्फ लड़कियों को डांस के लिए बुलाया, लड़कों को क्यों नहीं? अरे ये गाना सिर्फ लड़कियों के लिए था, इसलिए लड़कों को नहीं बुलाया। अभी मुस्कुराकर बोली, लेकिन अगर आप सबको भी डांस करना है तो आइए, अब सब लोग अपनी जोड़ी के साथ नाचे। अच्छा समय बीत रहा है। अनु नाचे? इच्छा तो बहुत है, चलो, यह कहकर वो अंदर चली गई और अक्षय भी उसके पीछे चला गया। अभी और कयाल ने शरारती अंदाज में ओ कहते हुए चिल्लाया। उसके साथ सभी जोड़े अलग अलग हो गए। अब हॉल में सिर्फ आदि और अभी बचे थे। अभी उम्मीद कर रही थी कि आदि उसके डांस के बारे में कुछ कहेगा, लेकिन वह चुप रहा। ये तुम चुप क्यों हो? अभी ने उसे देखकर पूछा। आदि लगातार उसकी ओर देख रहा था। उसकी नज़रों की तीव्रता से अभी का शरीर झंझना गया। क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। कहाँ? अंदर? नहीं, ऊपर कमरे में चलो, आदि ने कहा। उसकी आंखों से ही उसका इरादा साफ झलक रहा था। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अगर आ गई तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना जो होगा वो होगा। क्या आप मुझे डरा रहे हैं? मैं नहीं आने वाली, जाइए। यह कहकर अभी भागने लगी। आदि ने चारों ओर देखा और फिर तेजी से उसके पास पहुंचकर उसे अपने बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं?
अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। छोड़िए मुझे, कोई भी देखे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता। जब मैंने बुलाया तब आ जाती तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जा रही हूँ। ये कहने के बावजूद आदि ने उसे गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ गया। अगली सुबह खूबसूरती से भरी थी। सलीम और बेगम वहीं रुक गए थे, जबकि कयाल हॉस्टल लौट चुकी थी। राजा एक केस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। दोनों ने अगली सुबह वापस आने का वादा किया था। सुबह का नाश्ता खत्म कर सलीम और बेगम अपने हाथों से दामाद और बहू के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे थे। उन्होंने लाख मना किया, लेकिन गंगा उसकी मदद के लिए किचन में आ गई। अंदर खाना बन रहा था तो बाहर बाकी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। ऊपर किसी कंपनी के काम पर चर्चा कर रहे आदि के कानों में अभी की तेज आवाज़ पड़ी। अरे ओ भैंस, तू भी कोई पुलिस वाला है क्या? उधर देख, वो आ रहा है, गोली चला। ओए तुझे अकल है या नहीं? मुझे डर लग रहा है, गोली मार खत्म कर उसे। ये सुनकर आदि को झटका लगा। क्या कहीं कोई बड़ी मुसीबत थी? क्या वो आदमी वापस आ गया था? क्या अभी उससे डर रही थी? यह सोचते हुए उसने फ़ोन काटा और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। उधर गंगा भी आवाज़ सुनकर बाहर जाने लगी, लेकिन बेगम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गंगा ने उसकी बात सुने बिना तेज़ी से बाहर कदम बढ़ा दिए। अब सब हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। अबे ओ, तुझे पुलिस में भर्ती कैसे कर लिया? तुझे तो ठीक से गोली चलाना भी नहीं आता। पीछे देख, वो फिर से आ रहा है। जल्दी गोली चला। गंगा ने पलटकर देखा। अभी राजा के कंधे पर सर टिकाए खड़ी थी और राजा उसके इस नाटक पर मजे ले रहा था। अभी का यह बचपना और राजा की हंसी देखकर गंगा समझ गई कि मामला कुछ और नहीं बल्कि दोनों की शरारत थी। तेरे साथ खेलना ही सबसे बड़ी मुसीबत है। बिना वजह मेरी इज्जत उतार रही है। अरे पुलिस में हो तो क्या फ़ोन में अच्छा गेम खेलना ज़रूरी है? कहते हुए उसने उसके सर पर हल्की सी थपकी दी। गेम में तो किसी को ठीक से मार नहीं सकता। यह असल ज़िंदगी में क्या खाक मारेगा? देखो जरा इस बुद्धू भाई को, जल्दी से उसे शूट कर डालो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अभी स्क्रीन पर देखते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। राजा को समझ आ गया कि अब उसे अच्छे से खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो यह लड़की फिर उसके सिर चढ़ जाएगी। वह ध्यान लगाकर देखने लगा, जबकि बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी बेगम वहां आई और मुस्कुराकर बोली, डरिए मत, आपकी बहू का यह रोज का नाटक है। यह दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। रात के 1 बजे तक चिल्लाते रहते हैं और हमें डरा देते हैं। अभी अपने भाई को खेलते वक्त भी डांट देती हैं। हम सोचते हैं कि ये अब तो शांति मिलेगी, लेकिन अब ये लोग आकर आपको भी परेशान कर रहे हैं। यह कहकर बेगम ने दोनों की पीठ पर हल्की से 2 थप्पड़ जड़ दिए। अरे खेलने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? खेलने के नाम पर हमारी जान ले रही थी, अब यहाँ आकर सबकी जान खा रही हैं। बेगम ने कहा, देखो तुमने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सब भागते हुए यहाँ आ गए। कोई लड़की इस तरह चिल्लाए तो अच्छा लगेगा क्या? वहाँ किचन में मदद करने के बजाय तुम यहाँ बैठकर तमाशा देख रही हो। उन्होंने अभी की नाक पकड़कर हल्का सा खींचा। अब अभी बेचारी बनकर बोली, देखिए पापा, अम्मा मुझे मार रही है। मैंने मना किया था, लेकिन राजा ने ही मुझे गेम खेलने के लिए बुलाया, लेकिन अम्मा को तो बस मुझे ही मारना है। सब लोग राजा पुलिस से डरते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यह हमारा पीस पुलिस है, कितना भी मारे यह सह लेगा। कहते हुए उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया। राजा तुरंत पीछे हट गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस फ़ोन पर बात कर रहा था। यह ज़बरदस्ती खिलाने ले आई। पहले अपनी बेटी से बात करो, मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है। यह कहकर वह फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। यह सब देखकर अदिति और अनु को हंसी आ रही थी। आदि ने अदिति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बस यही स्पर्श काफ़ी है, अदिति ने मन ही मन सोचा। रसोई का काम खत्म होने के बाद बेगम दरवाजे की ओर देखते हुए बैठी थी। क्या हुआ अम्मा, खाना खा ले? नहीं बेटा, कयाल अभी तक नहीं आई। जब वो आएगी तब साथ में खाएंगे। अच्छा, लेकिन कयाल कहाँ है? कल से सिर्फ खाना बनाने में लगी थी, लेकिन आज जब खुद के लिए बनाना था तो दिख नहीं रही। खाने के लिए बुलाने पर आएगी या नहीं आएगी दादी? आज उनके पापा का फ़ोन आया था, वही बात कर रही है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। उनके मम्मी पापा कहाँ हैं? बेंगलुरु में। दादी उनकी मम्मी से बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। उसके पापा को नौकरी के सिलसिले में अलग अलग जगह जाना पड़ता था,
इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उनकी सौतेली माँ और वह कभी एक दूसरे को अपना नहीं पाए। इसी वजह से उसके पापा ने उसे ऊटी में छोड़ दिया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा तो वह यहाँ आ गई। उसके पापा महीनों में एक बार उसे मिलने आते हैं और हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल करते हैं। उसकी सौतेली माँ तो वह भी नहीं करती। शायद कल कोई ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए उन्होंने आज ही कॉल कर लिया। बस इसी वजह से वह थोड़ी देर से आ रही हैं। उसी समय ख्याल अंदर आई और तेज़ी से आकर अभी को गले लगा लिया। उसकी इस तरह गले लगाने से सबको समझ आ गया कि वह किसी बात से बहुत उदास है। अभी ने कुछ पूछे बिना उसकी पीठ सहला दी। थोड़ी देर बाद जब ख्याल का मन हल्का हुआ तो उन्होंने उनके गाल पर प्यार से एक किस दिया और फिर हमेशा की तरह सबसे हंसकर बातें करने लगी। सॉरी, एक काम में फंस गई थी इसलिए देर हो गई। अम्मा क्या खाना बनाया है? मैं चक्कर देखूंगी, अगर स्वाद कम हुआ तो फिर देख लूंगी। सभी ने बिना कुछ पूछे ख्याल को अंदर ले जाकर खाना परोसा। बेगम के हाथों से बने खाने का स्वाद सबको बहुत पसंद आया और वह खुशी खुशी खाने लगे। आदि चुपचाप अभी की थाली से मछली लेकर उसकी कांटे निकालकर उसे खाने के लिए दे रहा था। आसपास बैठे सभी लोग यह देखकर अभी और आदि को ही देख रहे थे। यह देखकर अभी झेप गई और धीरे से फुसफुसाई, रहने दो ना, सब देख रहे हैं। तभी आदि ने चारों ओर नज़र घुमाई और हल्के सख्त लहजे में कहा, क्या देख रहे हो? अपने अपने पत्तल पर ध्यान दो और खाना खाओ। फिर उसने अभी से कहा, चुपचाप खाओ, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। वह अपने काम में जुटा रहा और इस तरह से मछली के कांटे निकाल कर दिया। एक भी कांटा नहीं बचा। यह देखकर सभी को खुशी हुई और सलीम का भी मन संतोष से भर गया। एक हफ्ता काफ़ी हलचल में बीता। आज अभी अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हो रही थी। सुबह जल्दी नहा धोकर नीचे सभी से मिलकर बात करने के बाद वह अपने कमरे में वापस आई। उसने कॉलर वाली एक सूट पहनी, एक तरफ से दुपट्टा डाला, बाल संवार कर माथे पर बिंदी लगाई। जैसे ही उसने सिंदूर लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह पलटी तो देखा कि आदि ही उसे देख रहा था। क्यों मेरा हाथ पकड़ लिया? यह सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मंगलसूत्र तुम्हारी छिप गई है। अगर तुम माथे पर सिंदूर लगाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो तुम्हारे साथ पढ़ रहे वे तुम्हें अलग नज़र से देखेंगे और तुम्हें अजीब लगेगा। इसलिए तो क्या सिर्फ इसलिए मुझे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए? क्या बुआ जी से आकर बताऊं कि आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और तुम मुझे बुआ जी से शिकायत करोगी तो और क्या। मुझे शादीशुदा होने के बावजूद छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं। यह ड्रेस मैंने बस वैसे ही पहनी है, लेकिन मैंने मंगलसूत्र छिपाया नहीं। मुझे सबको यह बताने में कोई दिक्कत नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है। इतनी सुंदर इंसान को अपना पति कहने में मुझे गर्व होता है, लेकिन शायद आपको मुझे अपनी पत्नी कहने में खुशी नहीं होती। यह कहते हुए वो आगे बढ़ी और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। उसने भौहें उठाकर तेजी से पूछा। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। इतना पास आकर पूछोगी तो क्या मैं जवाब दूं? इतनी खूबसूरत पत्नी के बारे में सबको बताने में थोड़ा डर तो लगता ही है। अगर कोई तुम्हारी खूबसूरती पर मर मिट गया तो तुझ पर नज़र डाली तो बेचारा मेरी तो बस एक ही पत्नी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा यह नन्हा दिल कैसे संभलेगा? अच्छा, कौन सा नन्हा दिल? उसने उसकी छाती पर हाथ रखकर पूछा। हाँ, तुम तो बड़ी हार्ट डॉक्टर बनने वाली हो ना, और सुना है तुम बच्चों का मुफ्त इलाज करने का सपना देख रही हो। कल जब हम बात कर रहे थे तब सलीम पापा ने बताया, लेकिन तुमने खुद यह बात नहीं बताई। कहते हुए उसने उसकी कमर में हल्की सी कोटी काटी। उसने उसका हाथ झटकते हुए कहा, यह सिर्फ सपना ही नहीं, सलीम पापा का भी सपना है। उनकी एक बेटी थी समीरा। वह बचपन में ही हार्ट प्रॉब्लम की वजह से गुजर गई। पापा उसे बचा नहीं सके। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने हम जैसे बच्चे को पढ़ाया लिखाया। एक दिन बातों में उन्होंने यह सब बताया था। तभी तुम्हें लगा कि कोई और बच्चा ऐसी बीमारी से ना मरे, इसलिए तुमने हार्ट स्पेशलिस्ट बनने का फैसला किया। हाँ, और कयाल ने भी यह तय किया कि वह ब्रेन स्पेशलिस्ट बनेगी। उसकी माँ ब्रेन ट्यूमर की वजह से गुजर चुकी थी।
हम दोनों ने कसम खाई थी कि इस दुनिया में कम से कम हमारी वजह से कोई बच्चा अपनी माँ को न खोए, और हम यह कर दिखाएंगे। जब उसने शुरुआत की तब उसकी आंखों में दुख था, लेकिन अंत तक उसमें उम्मीद चमक रही थी। उसकी आंखों में यह विश्वास देखकर उसने हल्के से उसके गाल पर किस दिया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह सब करने के लिए पहले तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा ना कि अपने पति को लाड़ लड़ाने में टाइम बर्बाद करना। पहले कॉलेज जाओ। अरे रे, उसने झट से अपनी जुबान काटी और उसे मारने दौड़ पड़ी और वह हंसते हुए भाग निकला। सबसे आशीर्वाद लेने के बाद अभी आदित्य के साथ कॉलेज पहुंची। कॉलेज के गेट पर उसने उसके माथे पर हल्का सा किस दिया और उसे अंदर जाने दिया। वह तब तक देखता रहा जब तक वह अंदर नहीं चली गई। फिर वह अपने काम में लग गया। अंदर जाकर अभी ने अपनी क्लास खोजी। वहाँ पहले से ही कयाल बैठी हुई थी। अभी जाकर उसके पास बैठ गई। दोनों ने क्लासरूम में आखिरी बेंच पर जगह ले ली। चूँकि वो दोनों अभी अभी नए आए थे, इसलिए किसी को जानते नहीं थे और आखिरी सीट ही उन्हें सही लगी। धीरे धीरे अन्य छात्र भी अंदर आते गए। सभी की नज़र कयाल और अभी पर टिक गई। कुछ लोग उनके पास आए और खुद का परिचय दिया। पहले तो लोगों ने अभी और कयाल को आम छात्रा समझा, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अभी के माथे पर लगे कुमकुम पर गई, वे चुप हो गए। अभी की शादी हो चुकी थी। यह बात पूरे क्लास का चर्चा का विषय बन गई। फिर क्लास शुरू हुई। एक प्रोफेसर अंदर आए और सबको बैठने के लिए कहा। यहाँ 2 नए छात्र आए हैं, कौन है? उन्होंने पूछा। अभी और कयाल खड़े हो गए। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आए? ट्रांसफ़र लेकर आए क्या? सर, कुछ व्यक्तिगत कारणों से। क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ सर, पढ़ाई करने की उम्र में शादी करके अब पढ़ाई के लिए आई हो। क्या यह लव मैरिज है? शादी? उसने व्यंग से पूछा और पूरी क्लास की नज़र अब अभी की तरफ थी। नहीं सर, अरेंज मैरिज। अभी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अरेंज मैरिज? तो फिर घर पर पति और बच्चे देखने चाहिए थे ना। यहाँ आकर हमारी जान क्यों खा रही हो? उसने ताना मारा। ऊपर से नई स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए किसी को गाइड करने के लिए कहा गया है। मेरे पास अब कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें हर चीज़ दोबारा सिखाने में मेरा ही वक्त चला जाएगा। फिर बाकी छात्रों को सेकेंड ईयर का सिलेबस कब पढ़ाऊँगा? कोई भी डाउट हो तो खुद ही पढ़कर क्लियर करना। असल में उस प्रोफेसर को क्लास में नए स्टूडेंट्स जोड़ने का विचार पसंद नहीं आया था। इसके अलावा सुबह ही वाइस प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि नए स्टूडेंट्स का अच्छे से ध्यान रखें और उन्हें सब कुछ समझाएं। वाइस प्रिंसिपल सलीम के दोस्त थे। सलीम ने ही पहले ही अभी और कयाल की पढ़ाई का इंतज़ाम किया था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल को यह नहीं पता था कि अभी आदित्य की पत्नी है। इस वजह से उन्होंने प्रोफेसर को अभी और कयाल की मदद करने के लिए कहा था। अब प्रोफेसर को वाइस प्रिंसिपल की बातों का गुस्सा भी था, इसलिए वह सारा गुस्सा अभी और कयाल पर निकाल रहे थे। सर, शादी के बाद भी कई लोग पढ़ाई जारी रखते हैं। उनके पति भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें क्या गलत है? हम पहले भी बड़े कॉलेज में पढ़ चुके हैं, वहाँ भी हमें सब समझाया गया था। इसमें क्या दिक्कत है? अभी ने शांत भाव से जवाब दिया। क्या तुम मुझसे बहस कर रही हो? बहुत हिम्मत है तुम्हारी। क्या वाइस प्रिंसिपल ने कुछ कहा तो तुम्हें छूट मिल गई? यहाँ वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे मैनर्स नहीं, उसे मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। क्लास से बाहर निकल जाओ। कहते हुए उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। पूरी क्लास हैरान थी। अभी ने माथा पकड़ लिया और खुद से कहा, हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? उस घने जंगल के बीच एक अकेले घर से किसी की दर्दनाक चीखें लगातार गूंज रही थी। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? जानते भी हो कौन हूँ मैं? वह व्यक्ति बेतरतीब तरीके से चिल्ला रहा था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वहाँ मौजूद लोग बस खड़े होकर उसका तमाशा देख रहे थे। यह जगह ऐसी थी जिसका अस्तित्व यहाँ के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। तभी वहाँ एक कार तेजी रफ्तार में आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुआ आदि। उसकी आंखों में ऐसी आग जल रही थी कि सामने खड़ा व्यक्ति बस नज़र मिलाते ही दम तोड़ दे। आदि के साथ उसका सबसे वफादार आदमी माड़ी भी था। क्या कर रहा है वो माड़ी? आदि ने गुस्से से पूछा। सर, कुछ भी बोले जा रहा है।
पहले छोड़ने की भीख मांग रहा था, फिर कहने लगा जानते हो मैं कौन हूँ। बिल्कुल पागल जैसा बर्ताव कर रहा है। उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। नहीं सर, आपने कहा था कि जब तक आपकी इजाज़त ना मिले इसे छूना भी नहीं है, इसलिए अभी तक किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया, माली ने जवाब दिया और आदि को अंदर ले गया। वहाँ जमीन पर रस्सियों से बंधा पड़ा था कैलाश। आदि की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्से की आग और भड़क उठी। वहाँ पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर आदि आगे बढ़ा। आदि ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अब तक आदि ने कभी भी अपने हाथों से किसी को सजा नहीं दी थी। अगर कोई गलती करता तो उसे पकड़कर यहाँ लाया जाता और फिर यहाँ के लोग ही उसे सजा देते। इतने सालों में किसी पर भी आदि ने सीधे हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज वह किसी को पीट रहा था। इसका मतलब साफ था, इस आदमी ने बहुत बड़ी गलती की है। तू मुझे क्यों मार रहा? क्या तू ही मुझे यहाँ उठाकर लाया? इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? जानता भी है मैं कौन हूँ। जमीन पर बंधा पड़ा कैलाश दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तेरा मामा, तेरी सास का भाई। तूने मुझ पर हाथ उठाया। सोच, जब मेरी बहन को ये पता चलेगा तो क्या होगा। वो आएगी और अपनी बेटी को लेकर चली जाएगी। और मुझे पता चला है कि तुझे उस लड़की से बहुत प्यार है। तू चाहता है कि वो जिंदा रहे, है ना? लेकिन अब तो मैं उसका ही गला घोंट दूंगा और तुझे तड़पता छोड़ दूंगा। तूने बड़ी गलती कर दी है कैलाश। आदि की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। जो आदमी पहले ही गुस्से से पागल हो चुका था, उसे उसकी पत्नी को मारने की धमकी दी गई तो उसकी बर्दाश्त की हद पार हो गई। आदि ने पूरी ताकत से कैलाश की दोनों बाहें पकड़कर इतनी जोर से घुमाया कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ से पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके साथ ही कैलाश की चीख भी गूंजने लगी, छोड़ दो प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों मार रहे हो मुझे? वह दर्द से तड़प रहा था। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुझ में कि तू आदि की पत्नी पर हाथ डालने की सोचे? अब तुझे इसकी सज़ा तो मिलेगी ही। नहीं, मैं कुछ नहीं कर। कैलाश बोल ही रहा था कि आदि ने पहले ही टूटी उसकी हड्डी को अपने पैरों से कुचल दिया। कैलाश इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ उस वीरान घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। हाँ, मैंने ही किया था। उस उम्र में नासमझी में गलती हो गई थी। उसके बाद मैंने कभी अभी की तरफ देखा भी नहीं। उस दिन मैं सिर्फ अपनी बहन की जिद करने की वजह से उस फंक्शन में आ गया था। अब मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, इस शहर में भी नहीं रहूंगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। कैलाश रोते हुए बोला, जैसे तूने उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, वैसे ही उन्होंने भी दर्द महसूस किया होगा। वैसे ही गिड़गिड़ाई थी, वैसे ही तू भी गिड़गिड़ा रहा है। तुझे तेरे जैसे लोगों की असलियत पता है कैलाश। आदि की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आदि ने अपने खास आदमी माड़ी की तरफ देखा और बोला, माड़ी, इस आदमी की मर्दानगी पर बहुत घमंड है ना? इसने लड़कियों की इज्जत से खेला है। इसकी ये घमंड जड़ से उखाड़ दो। अब ये मर्द नहीं रहेगा। माड़ी ने सर झुकाकर हामी भरी। उसके बाद इसे पास के गांव के मंदिर के बाहर छोड़ देना। वहां से भीख मांगकर इसे खाना पड़े, और अगर खाना चाहिए तो लड़कियों के पैरों में गिरकर भी भीख मांगनी पड़े। आदि ने कैलाश की तरफ देखा और कहा, तेरा एक हाथ मैंने आधा इसलिए छोड़ा है ताकि तू भीख मांग सके, लेकिन ये मत सोच कि तू भाग सकता है। मेरे आदमी हमेशा तुझ पर नजर रखेंगे। इसके बाद आदि ने कैलाश की चीखों पर ध्यान दिए बिना अपना चश्मा पहना और वहां से निकल गया। अभी की क्लास खत्म हुई तो सबकी नज़रें उसी पर थीं। उसकी नज़रों में कुछ सवाल थे, कुछ ताने और कुछ घूरने वाली अजीब सी फीलिंग, जिससे अभी को बहुत असहज लग रहा था। क्या मुझे कभी इन अजनबियों की नज़रों से आज़ादी मिलेगी? उसने खुद से सवाल किया। उसने कयाल को हॉस्टल भेजा और खुद बाहर आकर कार का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में आदि ने कार उनके सामने रोकी। जैसे ही कार रुकी, अभी फौरन अंदर बैठ गई। जल्दी चलाओ, फौरन, उसने जल्दबाजी में कहा। आदि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अभी ने पहली बार उसका नाम लिया था। आदि ने तुरंत कार स्टार्ट करने के बजाय उसे ध्यान से देखा। अभी गुस्से में थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आदि ने थोड़ा इंतजार किया, फिर कार एक साइड में लगाकर उसे देखने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों गुस्से में हो? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा क्या? आदि ने चिंतित होकर पूछा।
हर चीज़ के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। सिर्फ आपकी वजह से ये सब हो रहा है। क्लास में सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। अभी ने गुस्से में कहा, मैंने क्या किया? आदि ने उसे हैरानी से देखा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मिलके वीडियो पे लाइक दीजिए और कमेंट्स कीजिए, और आपके परिवार के सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।